जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लाइट। हम लोग इस चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को एक लंबी वीडियो ना बनाकर हम लोग छोटी छोटी वीडियो में कवर करेंगे। और आपको बता दें, इस चैप्टर को एकदम गहराई से मैं आपको बताऊंगा, यानी कोई भी चीज़ें छूटेंगी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लाइट। सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइट क्या होता है। लाइट जिसे कहते हैं प्रकाश। प्रकाश बच्चों एक एनर्जी है। क्या है? एक एनर्जी है जिसकी सहायता से हम कहते हैं हम वस्तुओं को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं ले चलूँ और किसी कमरे में और वहाँ रख दूँ, उसके बाद उस कमरे में मान लीजिए लाइट वगैरह लगी है, कुछ बल्ब लगा है और उसको जला देते हैं, तब तो आप कमरे में रखी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही बल्ब को बुझा दिया जाए और कमरे में अंधेरा हो जाए तो क्या आपको वस्तुएं दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी। क्यों? अंधेरे में आप वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, और जैसे ही बल्ब जलाते वस्तुओं को देख पा रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो है जो वस्तुओं को देखने में आपकी सहायता कर रही है, और वो क्या है? वो है लाइट। तो लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है, लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देख सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। या आप कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। तो तीन प्रकार से कोई भी तीनों परिभाषाओं में से कोई भी एक परिभाषा बताते आप, आपका सही होगा। जैसे आप पहला बता सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। बिना लाइट के हम वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं। अथवा आप दूसरी परिभाषा बता सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि संवेदना को जागृत करता है, जो हमारे दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। अथवा आप बता सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं या वस्तुएं देखी जा सकती हैं। हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आपको समझ में आया कि बिना प्रकाश के आप वस्तुओं को देख नहीं सकते। ठीक, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुएं देखी जा सकती हैं। या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। तो चलिए बच्चों, ये हो गया प्रकाश। अब देखते हैं प्रकाश स्रोत। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत जिसको आप कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत देखिए, प्रकाश स्रोत देखिए, जहाँ से अगर आप पूछिए जल स्रोत, तो जहाँ से जल प्राप्त किया जाता है वो जल के स्रोत हो जाएंगे। जहाँ से ऊर्जा प्राप्त की जाएगी ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे। इसी प्रकार से जहाँ से प्रकाश, जिन वस्तुओं से आपको प्रकाश मिलेगा वही हो जाएगा प्रकाश के स्रोत। यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश प्राप्त किया जाता है, जैसे लाइट है, बल्ब से आपको प्रकाश मिलेगा तो बल्ब क्या हो गया? सोर्स ऑफ लाइट। इसी प्रकार से मान लीजिए ट्यूबलाइट वगैरह हो गया, सूर्य सोर्स ऑफ लाइट। चंद्रमा से प्रकाश आपको मिलेगा, सोर्स ऑफ लाइट। लालटेन, मोमबत्ती, इन सब से आप प्रकाश, जिन वस्तुओं से आप प्रकाश प्राप्त करेंगे ये क्या हो जाएगा? सोर्स ऑफ लाइट। तो आप कह सकते हैं प्रकाश जिन वस्तुओं से प्राप्त किया जाता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होंगे बच्चों? तो प्रकाश स्रोत होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत,
प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा होता है बच्चों कृत्रिम प्रकाश स्रोत। कृत्रिम प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है और कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या होता है? देखिए, प्राकृतिक प्रकाश स्रोतों को अंग्रेजी में बोलेंगे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, और इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ समझेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत यानी ऐसी वस्तुएं, ऐसी प्रकाशिक वस्तुएं, आप कह सकते हैं ऐसे प्रकाश के स्रोत जो प्रकृति से मिले हमको। जैसे सूर्य, ये प्रकृति से, सूर्य प्राकृतिक वस्तु है तो सूर्य से प्राप्त होगा प्रकाश, तो सूर्य क्या हो जाएगा? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो ऐसे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं या प्रकृति द्वारा प्राप्त किए गए हैं या प्रकृति की देन है, आप कह सकते हैं क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। ऐसे प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक प्रदत्त हैं, जैसे आप कह सकते हैं सूर्य। सूर्य हमने आपने बनाया क्या? नहीं, ये प्रकृति ने हमको दिया है। चंद्रमा, ये सब क्या होंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। लेकिन ऐसे प्रकाश स्रोत जिसे मानवों ने बनाया है, जिसे हमने आपने बनाया है, वो कहलाएंगे कृत्रिम प्रकाश स्रोत। कृत्रिम का मतलब ही होता है मानव निर्मित, मानव द्वारा जो बनाया जाएगा वही होगा कृत्रिम। तो कृत्रिम प्रकाश स्रोत ऐसे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। जैसे मानव ने क्या बनाया? विद्युत बल्ब बनाया प्रकाश प्राप्त करने के लिए। मानव ने क्या बनाया? लालटेन बनाया। मानव ने क्या बनाया? मोमबत्ती बनाई। ठीक, तो ये सब क्या हो जाएंगे? कृत्रिम प्रकाश स्रोत। अब एक चीज़ देखिए बच्चों, एक होता है प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तुएं, जिसको हम दीप्त वस्तु भी कह सकते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? ऐसी वस्तुएं जो खुद से प्रकाश का उत्सर्जन करें, स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करें, उन्हें क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करें, जैसे बल्ब स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करेगा, मोमबत्ती स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करेगा। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं लालटेन स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करेगा। सूर्य ये स्वयं से खुद से प्रकाश का उत्सर्जन करेगा। लेकिन अप्रदीप्त इसी प्रकार से होता अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन ना करें। ऐसी वस्तुएं जो खुद से प्रकाश नहीं पैदा निकालती बल्कि दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित हों, उसे क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तुएं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो चंद्रमा है वो क्या हो जाएगा? अदीप्त वस्तु। तो चंद्रमा हो गया। आप जैसे मेज, कुर्सी, इन सब के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होंगे, तो ये सब क्या हो जाएंगे? अदीप्त वस्तु। जिनके पास खुद का प्रकाश होगा प्रदीप्त वस्तु, और जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है वो क्या हो जाएंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे बच्चों पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? अपारदर्शी वस्तु क्या होती है? और पारभासी वस्तु क्या होती है? देखिए पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी क्या होता है? पारदर्शी वस्तु से कहेंगे बच्चों जिसके आर पार देखा जा सकता है। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है उसे कहेंगे पारदर्शी वस्तु। ऐसी वस्तु जिनके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु, देखो आ अगर आगे आ लगा होता तो उसका अर्थ विलोम में लिया जाता, उल्टा। तो पारदर्शी वस्तुएं जिसके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी, लेकिन जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता वो क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। तो पारदर्शी वस्तु जिसके आर पार देखा जा सकता है। जैसे अगर कांच हो, साफ कांच, तो उसके आर पार आप देख सकते हैं, तो कांच हो गया। और किसके आर पार देख सकते हैं? जल के आर पार देख सकते हैं। अगर स्वच्छ जल है तब, स्वच्छ जल है तो उसके आर पार देखा जा सकता है, तो कांच हो गया, जल हो गया, या कोई प्लास्टिक की बनी वस्तु जिसके आर पार आप सीधे समझिए जिसके आर पार देख सकें वो पारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु जिसके आर पार ना देख सके, बिल्कुल ना देख सके। जैसे दीवार है, दीवार के आर पार नहीं देख सकते। अब इसको मत कहना कि हम दीवार को उचक कर देख सकते हैं उस पार, ऐसा नहीं। जो सामने दीवार है, दीवार के उस पार आपको नहीं दिखाई देगा। अब ये नहीं कि तुम दीवार पर चढ़ के देखने लगोगे, ऐसा नहीं करना है। तो अपारदर्शी वस्तुएं जैसे दीवार हो गया, या मेज हो सकती है, आप मेज में जो लकड़ी लगी है उसके आर पार नहीं देख सकते आप, ठीक।
जिसके आर पार नहीं देख पाएंगे अपारदर्शी वस्तुएं हो जाएंगी। पारभासी वस्तुएं क्या हो जाएंगी? पारभासी वस्तुएं। देखो इसमें आर पार नहीं इसमें आर पार देख सकते हैं, इसमें आर पार नहीं देख सकते हैं। पारभासी में देख सकते हैं लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा। यानी ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार आंशिक रूप से देखा जा सकता है, थोड़ा थोड़ा, जिनके आर पार आंशिक रूप से देखा जा सकता है, जी हाँ, जिनके आर पार आंशिक रूप से देखा जा सकता है। जैसे गंदला जल, गंदा पानी है तो आर पार देख सकते हैं उसके, लेकिन कम दिखाई देगा। ऐसे घिसा हुआ कांच आप कह सकते हैं, घिसा हुआ कांच, आर पार दिखाई देगा लेकिन कम दिखाई देगा। तेल लगा कागज कह सकते हैं आप, तेल लगा कागज। तो एक ऐसी वस्तु हो जाएंगी पारभासी वस्तुएं। चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों हम लोग समझेंगे कि हम प्रकाश को, अच्छा प्रकाश की किरण क्या होता है? प्रकाश की किरण, प्रकाश आपने समझा, प्रकाश की किरण समझेंगे। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण क्या है? देखो बच्चों, प्रकाश जिस रास्ते से होकर जाएगा उसी को बोलेंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश जिस रास्ते से होकर जाएगा उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश की किरण। यानी आप कह सकते हैं प्रकाश के गमन पथ को, प्रकाश जिस रास्ता से जाएगा उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश की किरण। यानी प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ को क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण कहेंगे। प्रकाश जिस जिस रास्ते से जाएगा वो उसकी किरण कहलाएगी। अब समझिए, प्रकाश पुंज, पुंज का मतलब होता है बच्चों समूह, पुंज का मतलब समूह, पुंज का मतलब समूह। तो प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को हम कहेंगे प्रकाश पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज किसे कहेंगे? प्रकाश की किरणों के समूह को। अच्छा, प्रकाश पुंज के प्रकार देखें बच्चों, तो प्रकाश पुंज होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होंगे। एक हो जाएगा आपका समांतर किरण पुंज, पहला अभिसारी, पहला अभिसारी किरण पुंज। दूसरा आपका हो जाएगा अपसारी किरण पुंज, और तीसरा आपका हो जाएगा समांतर किरण पुंज। 3 प्रकार के प्रकाश पुंज होंगे। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है बच्चों? एक चीज़ पहले अभिसारी समझने से पहले अपसारी समझते हैं, थोड़ा आसानी होगी। अपसारी, अच्छा आप लोग अपसारी गांव देहात की भाषा में बोलते हैं का पसर गए हो। पसर गए मतलब फैले हुए, पसार देना मतलब फैला देना। या फिर आप हिंदी में आइए थोड़ा स्पष्ट भाषा में, पसार, या आप इसको कह सकते हैं प्रसार। प्रसार मतलब फैलाना। यानी जब किरण पुंज एक जगह से फैले, प्रकाश की किरण एक जगह से फैले, तो उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। यानी जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती हों, प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती हों, तो इसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज। ये कैसे किरण पुंज है? मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरण, एक तीर जो है प्रकाश की दिशा को दिखा रहा है, तो प्रकाश एक बिंदु से फैल रहा है, इसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। अब अपसारी का जस्ट उल्टा अभिसारी, इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलेंगी, लेकिन अभिसारी में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलेंगी। ठीक, तो यहाँ पर जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हों, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हों, तो इसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। अब समांतर किरण पुंज में क्या होता है? प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। फिर समझिएगा, अपसारी में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलेंगी, यहाँ शब्द से पकड़ना, पसारी मतलब फैलना। अब अपसारी का उल्टा अभिसारी, एक को पकड़ लिए तो बाकी सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एक इसमें क्या, एक बिंदु से निकलती, इसमें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, और प्रकाश समांतर में तो एक दूसरे के समांतर होगा। ठीक, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं। हाउ कैन वी सी एनीथिंग? हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? तो आप सीधा अभी पूछो किसी व्यक्ति से कि आप किसी वस्तु को कैसे देख पाते हो, जवाब देगा, सबके अलग अलग जवाब आएंगे। कोई कहेगा हम आँखों से वस्तु को देख पाते हैं, और कोई कहेगा कि
सबके हो सकता है जवाब अलग अलग हो, लेकिन सही जवाब आप सुनिए। हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं? तो वस्तुओं को आप देख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन काल। जब तक प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तब तक आप वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन काल आपकी वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखिए, आपको किसी वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता है? प्रकाश की। अब जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश का परावर्तन होगा। परावर्तन का मतलब होता है टकरा के लौटना। परावर्तन का मतलब क्या है? टकरा के लौटना। जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो उस वस्तु से प्रकाश की किरणें टकराएंगी और टकराने के बाद प्रकाश की किरणें लौटेंगी तो कहाँ जाएंगी? वो प्रकाश की किरणें हमारी आँखों में आएंगी। तो जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से परावर्तित होती हैं तो परावर्तित होने के बाद हमारी आँखों में पड़ती हैं, तब जाकर वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। तो सीधा साधा, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराती हैं तो टकराकर हमारी आँखों में पड़ती हैं, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वस्तुएं आपको कैसे दिखाई देती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं बच्चों हम प्रकाश के गुण। आखिर प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश के गुण क्या क्या हैं। एक, पहला तो प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता है, उसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो पहला गुण क्या हो जाएगा? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, स्वयं दिखाई नहीं देता है। आप प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। जैसे अभी कोई कहेगा हवा, अगर कोई कहे मैंने हवा देखा है, तो हवा कौन देखा है? हवा का सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो वैसे ही प्रकाश खुद नहीं दिखाई देगा, आप प्रकाश का अनुभव करते हैं। प्रकाश की सहायता से वस्तुएं देखी जा सकती हैं। हाँ, कुछ प्रकाश तरंगों को आप देख सकते हैं। ठीक, तो प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, परंतु इसकी सहायता से वस्तुएं देखी जा सकती हैं। इसकी सहायता से वस्तुएं देखी जा सकती हैं। दूसरा प्रकाश का गुण क्या होगा? प्रकाश सरल रेखी गति करता है। प्रकाश एकदम सीधा गति करेगा। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। कैसे गति करता है सरल रेखा में? चलिए हम समझाते हैं आपको एक प्रयोग के माध्यम से। प्रकाश जब भी गति करेगा एकदम सीधी लाइन में। कैसे? देखिए, इसके लिए आप घर पे आप एक प्रयोग करना, एक टेबल लेना। क्या लेना? एक टेबल ले लेना। मान लीजिए ये टेबल है, और टेबल के बाद इस पर आपको क्या करना है? कैंडल जलाना है, मोमबत्ती जलाना है। एक मोमबत्ती आप जला देना यहाँ पर, ठीक, ऐसे रख के। और आपको 3 दफ्ती के टुकड़े लेने हैं। दफ्ती के टुकड़े मान लीजिए ये जैसे है, इसको 3 बड़े बड़े टुकड़े लेने हैं और यहाँ पर ऐसे लगाना है आपको। ठीक, तो एक दफ्ती का टुकड़ा यहाँ रखिएगा। पहले 3 दफ्ती के टुकड़े लेना और 3 दफ्ती के टुकड़े एकदम समान आकार में काट लेना। ठीक, काटने के बाद इनके ऊपर क्या करना? होल कर लेना है एक आपको। होल करने के बाद अब इस दफ्ती के टुकड़े को आप यहाँ लगाना है। एक दफ्ती का टुकड़ा यहाँ, ठीक। अब थोड़ी गीली मिट्टी ले लेना और गीली मिट्टी से इसको यहाँ पर स्टेबल कर लेना, यानी एकदम सीधा खड़ा कर लेना। फिर दूसरा दफ्ती का टुकड़ा यहाँ लगाना, गीली मिट्टी से स्टेबल करना इसको। और तीसरा दफ्ती का टुकड़ा यहाँ लगाना और इसको भी गीली मिट्टी से स्टेबल कर लेना एकदम। ध्यान रहे, जब आप इसको लगाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान देना, तीनों होल एक समान एकदम सीधे में होने चाहिए। ठीक, अब उसके बाद इधर मोमबत्ती को जलाना और इस तरफ से आपको देखना है। इस तरफ से आप अपनी आँख लगा के देखना। ठीक, इस तरफ से आपको देखना है, मान लीजिए यहाँ से। ठीक, आप इस तरफ देखेंगे इसको, इस तरफ से इसको देखना है। जब आप इसको देखेंगे तो अब जब ये तीनों होल एक सीध में होंगे तब तो तीनों होल से आपको प्रकाश जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक, लेकिन जब अब क्या करना, बीच वाली दफ्तिया को थोड़ा खिसका देना। थोड़ा सा खिसकाओगे तो क्या करेगा, ये अब देखेंगे प्रकाश आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि तीनों होल एक सीध में नहीं है। अब प्रकाश आपकी आंखों में नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्यों? क्योंकि अगर प्रकाश एकदम सीधी गति करता, अगर प्रकाश घूम के जा पाता तो प्रकाश ऐसे मुड़ता, फिर इस होल से निकलता, फिर मुड़ के उस होल से आपकी आंखों तक पहुंच जाता। लेकिन प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा मुड़ के गया नहीं। ठीक, इसलिए प्रकाश एकदम सीधी गति करता है। प्रकाश कैसी गति करेगा? सरल रेखीय गति करता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का मतलब होता है बच्चों जहां वायु ना पाई जाए। प्रकाश निर्वात में चल सकता है। निर्वात का मतलब जहां वायु ना पाई जाए उसे क्या कहेंगे? निर्वात। जैसे ध्वनि है, ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता, ध्वनि निर्वात में नहीं चलेगी, लेकिन प्रकाश निर्वात में चल सकता है।
अनिर्वात में प्रकाश की चाल जो होगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितना होती है निर्वात में प्रकाश की चाल? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आप कह सकते हैं। ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये निर्वात में हो जाएगी प्रकाश की चाल। अब देखिए, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। उसके अलावा अगर प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ से टकराएगा तो टकराने के बाद लौट जाएगा उसी माध्यम में। तो चमकदार तल से जब प्रकाश टकराएगा तो उसका हो जाएगा परावर्तन। चमकदार तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। चमकदार तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। लेकिन जब यही प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने रास्ता से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, भटक जाता है, तब प्रकाश का होता है अपवर्तन। यानी जब प्रकाश, आगे आप समझेंगे इसको डिटेल में, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश का क्या हो जाएगा? अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। और एक चीज, प्रकाश जब भी चलेगा तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। और दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। दृश्य प्रकाश का जो वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, ये सारी चीज़ें आप आगे एकदम डिटेल समझेंगे। 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होता है दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। यानी जितने वेवलेंथ की प्रकाश की किरणें आप देख सकते हैं उसका जो वेवलेंथ होगा, तरंगदैर्घ्य होगा, 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होगा। ये चैप्टर नंबर 2 में आप तरंगदैर्घ्य के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, वहाँ आपको ये समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक, तो आगे अब बच्चों एक चीज़ और हम देखेंगे, प्रकाश की किरणों की अनिर्भरता। इसको अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए, आपको कुछ नहीं आता फिर भी आप सीख जाएंगे, एकदम शून्य से सिखाऊंगा मैं आपको। यानी आप ये मानकर चलिए कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था फिजिक्स में। ठीक, आज पढ़ रहे हैं तो अब धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, क्योंकि एकदम बेसिक से मैं शून्य से आपको शिखर तक पहुंचाऊंगा। इधर समझिए आगे, प्रकाश किरणों की अनिर्भरता। प्रकाश किरणों की अनिर्भरता यानी प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। इसके लिए एक प्रयोग करना आपको, दो आपको लेना है सोर्स ऑफ लाइट, यानी दो ऐसी वस्तुएं लेना है जिससे आप प्रकाश प्राप्त कर सकें। ठीक, दो आपको लेना है सोर्स ऑफ लाइट। ठीक, मान लीजिए आपने दो सोर्स ऑफ लाइट लिया, एक का नाम हम रखते हैं S1 और एक का नाम रखते हैं S2। और एक पर्दा लेना है, यहाँ पर एक पर्दा ऐसे लगा देना है और इस पर्दे का नाम आपको दे देना है XY। ठीक, अब इसको ऐसे सेट करना है कि एक प्रकाश की किरण यहाँ आकर पड़े और एक प्रकाश की किरण इधर, यानी आपको इसको कुल मिलाकर एक होल से होकर गुजारना है। ठीक, कहाँ से गुजारना है? एक होल से होकर, और उस होल का नाम आप देते हैं H। मान लीजिए यहाँ एक होल है जहाँ से प्रकाश की किरणें बाहर निकल रही हैं। प्रकाश की किरणें इधर से आई, ये आकर इस पर्दे पर गिर रही हैं, और जहाँ पर्दे पर प्रकाश की किरणें गिरेंगी वहाँ क्या बनेगा? धब्बा बनेगा। तो एक धब्बे का नाम L1 दे देते हैं और दूसरे धब्बे का नाम दे देते हैं L2। अब देखिए कुल मिलाकर आपका ये ग्राफ तैयार हुआ। तो आपको करना क्या है, दो प्रकाश के स्रोत लेना है, एक का नाम S1 रखना है, एक का नाम S2। ठीक, और इनको एक होल से ऐसे होकर गुजारना है और इधर पीछे एक पर्दा लगा देना है। इसको एक होल से होकर, ये होल से होकर ऐसे भेजना है कि S1 का धब्बा क्या बनना चाहिए, चलो नाम वही देते हैं, इसका L1 नाम देते हैं, इसका L2, ज़्यादा आसानी होगी समझने में। तो S1 का जो धब्बा बनता है L1 बनता है और S2 का धब्बा जो बनता है L2। दोनों को एक साथ जलाना, दोनों लाइटें एक साथ जलाना और इस L1 और L2 धब्बे को देखना। L1 और L2 धब्बे को देखेंगे। ठीक, धब्बे को देख लिए। अब क्या करना, एक लाइट बुझा देना है, F2 को बुझा देना है। जैसे ही F2 को बुझाएंगे अब L1 धब्बा फिर से देखना आप
देखेंगे कि जो L1 धब्बा है ना तो इसके आकार में कोई कमी आएगी, ना तो इसकी स्थिति में, यानी जहाँ धब्बा था वहीं बनेगा। आकार जितना बड़ा धब्बा बन रहा था उतना ही बड़ा धब्बा बनेगा, और जितनी यहाँ पर धब्बे की जितनी तीव्रता थी, जितना तेज प्रकाश से धब्बा बन रहा था उतना तेज प्रकाश से बनेगा। अब ऐसा करना है, क्या करना, अब की बार F1 को बुझाओ और F2 को जलाओ। F1 को बुझाएंगे तो L1 धब्बा गायब, F2 को अब जलाएंगे तो L2 धब्बे को देखिए, इसको देखेंगे, इसके भी आकार, तीव्रता और स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। यानी जब दोनों प्रकाश की किरणें एक होल से होकर गुजर रही थी तो ऐसे गुजर रही थी जैसे वहाँ पर कोई दूसरे प्रकाश की किरण है ही नहीं, यानी अपने रास्ते को जा रही, अपने रास्ते को जा रही, यानी एक दूसरे को थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं करती हैं। यानी आप कह सकते हैं प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं। आया समझ में? ठीक, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन। तो अगले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद। और आपको मैं बता दूं कि छोटे छोटे वीडियो में ही आपको मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर कवर करूंगा ये चैप्टर, ठीक, और एकदम डिटेल से। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।